हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष इंस्टीट्यूट। आज 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है सुबह की फर्स्ट शिफ्ट में। उसमें हिंदी वाले पार्ट के आंसर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आंसर की जिस क्रम में जिस तरह से क्वेश्चंस मेरे पास बच्चों ने दिए हैं, मैंने उसके सीरियल नंबर के अनुसार आंसर की निकाली है। आप अपने अपने पेपर के हिसाब से उसके नंबर को, उस क्वेश्चंस को पढ़कर टैली कीजिएगा और अपना स्कोर देखिए कैसे आया। तो मैं 1 बाय 1 आपके सामने रख रहा हूँ, मिलाइए। पहला जो प्रश्न है 59 नंबर का है। प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ दो सूचियाँ दी हुई है, ABCD और 1 2 3 4। इधर लिखा है परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। B, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। C, वह आया और कुछ नहीं कहा। D, आप क्यों नहीं खाते हैं। इसकी सूची 2 में 4 विकल्प दिए हुए हैं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संयुक्त वाक्य। नीचे 5 विकल्प दिए हुए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो इस क्रम में अपन जब देखते हैं तो इसके अंदर ABCDE है, इनमें से D वाला विकल्प सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला जो वाक्य है परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, इसमें ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य जो सीधा अपने अर्थ को प्रकट करता है, बिना किसी बाधा पे, बिना किसी दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट हुए। वो दूसरा, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ये जो बीच में की आ रहा है, ये योजक है, ये मिश्र वाक्य का सूचक है। तीसरी, वह आया और कुछ नहीं कहा, या दो वाक्य स्वतंत्र है, परस्पर जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और चौथा, आप क्यों नहीं खाते हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है और WH वर्ड का प्रयोग है, क्यों। ये वैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये भी सरल, लेकिन इसका अलग विकल्प दिया है इसलिए। तो यहां पहला जो स्थिति रहेगी वो रहेगी D। क्वेश्चन नंबर 2 144 नंबर पर है। जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। प्रधान होने का मतलब है विग्रह में जिसके अर्थ की प्रधानता होती है उसे प्रधान कहते हैं। कई समास ऐसे होते हैं जिनमें पहले पद से अर्थ निकलता है, दूसरे से निकलता है, कई दोनों से निकलता है, कई बार दोनों से नहीं निकलकर तीसरे से निकलता है। तो ये कह रहा है दोनों पद प्रधान होते हैं सामान्यतः, वो विकल्प कौन सा है। तो यहां है केवल 2, यानी द्वंद्व समास। दोनों बराबर है, यानी जितना अर्थ और वजन प्रभाव पहले वाले पद का है उतना ही दूसरे का है। कोई एक से कम नहीं, कोई दूसरे से ज्यादा नहीं। द्विगु समास नहीं हो सकता क्योंकि यहां दूसरा पद प्रधान चलता है। बहुब्रीहि या दोनों नहीं होकर तीसरा, या हम कहते हैं अन्य पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। तो यहां सही विकल्प आएगा द्वंद्व समास, यानी D, केवल 2। अगला प्रश्न है 142, प्रश्न संख्या है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 और 2 दे रखी है, उसी क्रम में ABCD और 1 2 3 4। ए में लिखा है लौटकर आया हुआ। बी में लिखा है जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, और D है आया हुआ। 4 विकल्प दिए हैं, हमें इन ABCD को इनसे जोड़ना है। कृतज्ञ, कृतघ्न, प्रत्यागत और आगत। पहला जो देखा है लौटकर आया हुआ, जो लौटकर आया हुआ होता है, इन चारों को पहले हम देख लेते हैं। तो आंसर अपन ने पहले ले रखा है A। क्यों होगा? जो लौटकर आया है वो प्रत्यागत कहलाता है, पुनः आया हुआ। जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ होता है, एहसान मानने वाला। जो नहीं मानता है वो कृतघ्न होता है, जिसे हम कहते हैं एहसान फरामोश, स्वार्थी। और आया हुआ आगत। तो इस तरह हम चारों को देखें तो विकल्पों में से A वाला आएगा, A थर्ड, B फर्स्ट, C सेकंड, D फोर्थ। अब है प्रश्न संख्या 120। प्रश्न कह रहा है प्र उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। यानी आपको चारों में से ऐसा शब्द छांटना है जो प्र उपसर्ग के सहयोग से बना है। 4 विकल्प हैं। पहला प्रा प्लस बल, दूसरा प्र प्लस बल, तीसरा प्रा प्लस बल, और चौथा प्रतिबल। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। ए कहता है केवल 3, बी कहता है केवल 4 वाला, सी कहता है 1 वाला, और डी कहता है 2, एक अनुत्तरित। यानी मान लो कोई उत्तर नहीं है किसी में से, तब। तो यहाँ प्र उपसर्ग हम देखते हैं विकल्प नंबर 2 में है, क्योंकि यहाँ प्रा आ रहा है, वहाँ प्रति आ रहा है। हमें प्र चयन करना है, तो प्र आता है 2 में, यानी केवल
2 नंबर। नेक्स्ट 94 नंबर का प्रश्न है मेरे पास जिस क्रम में आए हैं। प्रारब्ध एक शब्द है जिसका विलोम शब्द चुनना है आपको 4 में से। भाग्य प्रारब्ध को कहते हैं, प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य। जो पूर्व निर्धारित है उसको प्रारब्ध कहते हैं। आज कल परसों कभी न कभी घटित होगा, अवश्यंभावी है, वो प्रारब्ध है जिस पर हमारा जोर नहीं है। इसका विलोम शब्द पूछा है, 4 विकल्प A B C D। A कहता है प्रभुत्व, B कहता है प्रबल, C कहता है पुरुष और D कहता है पौरुष। 5वां अनुत्तरित, चारों में से कोई नहीं हो तो हमें 5वां विकल्प चुनना है। यहां हम देखते हैं तो सही प्रारब्ध का विकल्प जो होता है वो होता है पौरुष, अर्थात पराक्रम। व्यक्ति अपने पौरुष के द्वारा भाग्य को बदल सकता है, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा लेख को मिटा सकता है, क्योंकि जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो पौरुष प्रारब्ध का विलोम होगा। जो प्रारब्ध में निर्धारित है वो तो है ही, लेकिन उसके परिणाम बदलने की क्षमता पौरुष में होती है, प्रभुत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभुत्व स्वामित्व है। प्रबल तेज होता है, बलयुक्त होता है। पुरुष आप जानते ही हैं, सही विकल्प होगा पौरुष। अगला प्रश्न है 87 नंबर जो मेरे पास आया है, जो थोड़ा जानता हो। शब्द वाक्यांश बोधक है। इसके लिए आपको एक शब्द, यानी इस पूरे वाक्यांश को एक शब्द में बताने वाला सही विकल्प चुनना है। 4 है, बहुज्ञ, दूरगामी, ज्ञानी और अल्पज्ञ। ये कह रहा है थोड़ा जानता हो। थोड़ा का मतलब अल्प होता है, अल्प यानी थोड़ा, ज्ञ यानी जानने वाला। तो सही विकल्प होगा हमारा डी। बहुज्ञ नहीं होगा। जो बहुत ज्यादा जानता है वो होता है बहुज्ञ, संपूर्ण तो नहीं लेकिन बहुत। दूरगामी ये बिल्कुल अलग अर्थ का है, दूर तक जाने वाला, इसलिए ये नहीं हो सकता। ज्ञानी जो सामान्य जानकारी रखता है, ये नहीं होगा। थोड़ी सी जानकारी है जो विषय के बारे में बिल्कुल अपरिचित नहीं है, थोड़ा है। सही विकल्प होगा डी, अल्पज्ञ। अगला प्रश्न 95 नंबर का, अपने उसमें मिला लीजिएगा। प्रश्न के क्रम हो सकता है आपके यहाँ अलग हो, पूरी लैंग्वेज मिलाइएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द 2 उपसर्गों से नहीं बना है? 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसमें 2 उपसर्ग नहीं हो। पहला, सम प्लस आ प्लस 4। हम जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं, किसी मूल शब्द में आगे जुड़कर अर्थ को बदल देने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। पूरे अर्थ को। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, प्रहार हार संहार विहार परिहारवत। प्रत्यय बिल्कुल उल्टे होते हैं। हालांकि यहां थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा, उपसर्ग ही अर्थ बदलने की क्षमता रखते हैं, प्रत्यय नहीं। जबकि सामान्यतया हमने पुस्तकों में पढ़ा है या हमें पढ़ाया गया है या हमारे एक परिपाटी सी है कि उपसर्ग आगे जुड़कर अर्थ बदलेंगे, प्रत्यय पीछे जुड़कर अर्थ बदलेंगे। ऐसा नहीं है। अर्थ केवल उपसर्ग बदल सकते हैं, प्रत्यय अर्थ में प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसका विस्तार या संकुचन। अर्थ नहीं बदल सकते क्योंकि प्रत्यय तो खुद ही अर्थहीन होते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है, पूरा शब्द पीछे सार्थक बचना है। 2 सम और आ 2 उपसर्ग आ रहे हैं, अति और आ यहां भी 2 आ रहे हैं, प्रति और उप यहां भी 2 आ रहे हैं। कार 4 शब्द बच रहे हैं। यहां निर एकमात्र उपसर्ग है, इसलिए हमारा विकल्प होगा सी। यहां एक उपसर्ग है, बल में निर उपसर्ग जुट के शब्द बना है निर्बल, तो हमारा सही विकल्प होगा सी। अगले क्रम में 105 नंबर का प्रश्न है। वही सूची के अनुसार 1 में 2 जोड़ना है, सामने बैठाना है। पहली सूची में ABCD 4 विकल्प या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखे हैं। इसको इस क्रम में जोड़ना है, कौन किसको परिभाषित कर रहा है। पहला है आंख का तारा, पानी पानी होना,
अछूता होना, अंक इधर 4 विकल्प, बहुत लज्जित होना, बहुत प्यारा होना, गले लगाना, बेदाग होना। आपको देखना है आंख का तारा, जो आंख का तारा होता है वो बहुत प्यारा होता है। पानी पानी होना यानी लज्जित होना, आदमी शर्म से गड़ जाए, प्रत्युत्तर न दे सके, नजरें न मिला सके, यह स्थिति होती है पानी पानी होने की। तीसरा अछूता रहना, यानी जिस पर किसी प्रकार का दाग नहीं है, ब्लेम नहीं है, आरोप नहीं है, किसी तरह से उसे इंगित नहीं किया गया। और चौथा बनता है अंक भरना, अंक यानी गले लगाना, गोद और अंक भरना, गले लगाना। तो सही विकल्प हम जब देखते हैं तो यह बनता है डी, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। इस क्रम में हम जोड़ते हैं तो एक दूसरे के अर्थ को ये ग्रहण कर लेते हैं। तो 105 में सही विकल्प होगा डी। 104 नंबर का प्रश्न है, वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? यानी समास की पहचान होती है सूक्ष्म रूप में। पहला पद अर्थ में प्रधानता कहां रखता है? अर्थ को प्रभावित करने वाला पद प्रधान होता है। कई समासों में अभी पहले भी मैंने बताया कि कहीं में दूसरा पद प्रधान होता है, कहीं में पहला होता है, कहीं में दोनों होते हैं, कहीं में कोई दोनों ही नहीं होते, कोई तीसरा होता है। ये कह रहा है पहला पद किसमें प्रधान होता है वो बताइए। तो 4 विकल्प, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, द्विगु है और कर्मधारय है। यहां हम ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि तीसरा और दूसरा सेम विकल्प आ रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जगह अव्ययीभाव और द्विगु में दोनों में ही प्रथम पद प्रधान बताया जाता है। ये एक चलन सा हो गया है, किताबों में भी लिखा है। लेकिन जब हम व्याकरण की गहराई में जाकर सूक्ष्मता से देखते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि पहला पद प्रधान दोनों में से एक में, अर्थात कर्म तत्पुरुष में तो नहीं है, क्योंकि यह दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थ में मुख्य भूमिका वो निभाता है, तो एक नहीं होगा। चौथा कर्मधारय, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि कर्मधारय में एक विशेषण एक विशेष्य होता है, ये भी नहीं। अब 2 विकल्प बच गए, दूसरा और तीसरा। एक सामान्य अध्ययन से हमें लगता है कि प्रश्न गलत है, लेकिन नहीं, सही विकल्प आएगा अव्ययीभाव समास, यानी केवल 3, द्विगु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विगु में प्रधान दूसरा पद होता है, पहला पद तो संख्यावाची है, जिसके कारण हम इसको प्रथम पद प्रधान मान लेते हैं। ठीक है, प्रधानता संख्या के आधार पर अर्थ निकलता है, लेकिन अर्थ तो तब निकलेगा जब पीछे शब्द होगा, तो शब्द ही अर्थ देगा। कई बार संख्यावाची शब्द के साथ कोई शब्द जोड़ दिया और वो उसका अर्थ प्रकट ही नहीं करना, वो होता ही नहीं हो तो मुश्किल हो जाए। इसलिए यहां द्वितीय पद प्रधान है, तो सही विकल्प हमारे पास आएगा अव्ययीभाव समास, न कि दूसरा। तो सही होगा ए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? 4 वाक्य हैं, आपको पहचानना है सरल वाक्य। शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक के बिना बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, और जब शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं। इनमें से देखिए आराम से, सरल वाक्य, साधारण वाक्य वो होता है जो कहीं भी अर्थ में बाधा प्रकट नहीं करता, रुकावट नहीं आने देता, यानी हर तरह का व्यक्ति उसको समझ पाए बिना किसी दूसरे वाक्य की निर्भरता के, जो पूर्ण होता है वो। तो पहला वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 2 वाक्य हैं, शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, तो ये 2 वाक्य हो गए। योजक से जुड़ा हुआ है, नहीं होगा। चौथा भी योजक से जुड़ा हुआ है, आगे जब योजक शब्द लगाए या मध्य में लगाए, दोनों। अब बच गए 2, शिक्षक के बिना बच्चे शांत रहते हैं और शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। यहां सटीक आंसर सी वाला होगा, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, दूसरा नहीं होगा। कारण है यहां बिना, जो के बिना आया है, नेगेटिविटी दे रहा है, नकारात्मकता। एक तो अर्थ में बाधक है, दूसरा वाक्य का एक गुण होता है, मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए, ये वाक्य की विशेषता है। योग्यता की श्रेणी में 3 प्रधान गुणों में से, वैसे तो 7 होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि जो 3 है, उनमें से योग्यता की श्रेणी की स्थिति है।
तो ये यहाँ पर, और ये परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि बिना अंकुश के वो चुप नहीं रह सकते, तो ये वैसे भी गलत है। तो सही विकल्प आएगा सी। आगे बढ़े, 74 नंबर का प्रश्न है, 74। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया का प्रश्न है। विकल्प है प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सकर्मक और अकर्मक। अनुत्तरित अगर चारों में से नहीं होता है तो। यहां देखो, प्रश्न से पहले अपन एक बात देख लें, ये नौकर शब्द जो है ये अशुद्ध है, सही शब्द ये होता है एक मात्रा वाला। हालांकि चल रहा है और भी शब्द, औषधि, औषधि शब्द में 2 मात्रा आती है, लेकिन औषध में 1 मात्रा आती है। लेकिन आजकल औषध में भी 2 लगाते हैं। ये अशुद्धि है, पेपर में प्रिंट मिस्टेक है, तो थोड़ा ध्यान रहे। अब हम देखते हैं क्रिया के आधार पर। देखो, वह ये करता है, प्रथम कर्ता, कार्य इसका है, किया किसने? नौकर ने। कब किया? जब इसने कहा धुलवाता है, यहां आज्ञा दी है, आदेश दिया है उसको। जब व्यक्ति खुद काम नहीं करके किसी और से संपादित कराता है तो वो प्रेरणा दे रहा है। वाक्य में 3 भाग हो जाते, प्रेरक, प्रेरित और प्रेरणा। तो ये प्रेरक है, इसने प्रेरित किया किसको? नौकर को। ये प्रेरित है और ये प्रेरणा है। खुद न करके किसी और से कराए तो ये आज्ञार्थक हो गया, क्योंकि काम इसका था, किया इसने, तो प्रेरणार्थक होगा। पूर्वकालिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तब होता है जब एक क्रिया खत्म हो और दूसरी चालू हो, तत्काल ऐसा है नहीं। सकर्मक और अकर्मक तो हम जानते हैं, सामान्यतः हर वाक्य में या तो सकर्मक होता है या अकर्मक होता है। तो या कर्म किया जा रहा है तो सकर्मक तो है ही, सकर्मक का भी एक पार्ट है प्रेरणार्थक, इसलिए पहले आंसर ए चुना जाएगा। अगर ए विकल्प नहीं होता तो हम सी विकल्प रख सकते थे, लेकिन क्योंकि जब सटीक है तो सही तक जाने की जरूरत नहीं है, सही से भी बेटर होता है, एक अच्छा, एक बहुत अच्छा, एक सबसे अच्छा विकल्प प्रेरणार्थक वाक्य। अगला प्रश्न है 69 नंबर, 69 नंबर का। 2 सूचियां हैं दोनों तरफ, ए और बी, सूची 1 और 2। आपको वही सुमेलित करना है, 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। ABCD 1 2 3 4, इधर 4 शब्द दिए हुए हैं, अति, इव, दिग्गज, निह, चल, नर, ईश। समझ ही गए होंगे, संधि के प्रश्न है। उधर विकल्प दे रखे हैं, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और विसर्ग संधि। आपको ए को इससे, बी को इससे, सी को इससे, डी को इससे मिलाना है, देखना है किसमें कौन सी सटीक संधि है। तो आप जब गौर से देखते हैं तो यहां विकल्प देख रखे हैं नीचे 4, ABCD में से कौन सा होगा। तो आप देखेंगे तो यहां ए विकल्प चुना जाएगा। क्यों? अति प्लस इव, अतिव, ई मिल रहा है। जब हम जानते ई में ई मिलता है, सजातीय स्वर होता है, तो दीर्घ संधि बनती है। सजातीय जब स्वर मिले दीर्घ रूप में जाके, बिल्कुल सूक्ष्म में दीर्घ संधि का सूत्र, कोई याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं। कभी आगे विषय आएगा, हम देखेंगे कैसे संधियां उंगली पर, टिप्स पर आ जाती है। गहन निद्रा में भी आपसे कोई पूछो तो आप तत्काल उत्तर दे पाए। अच्छा, दूसरा दिग्गज। देखो, प्रथम पदांत हलंत है। जहां प्रथम पदांत हलंत होता है ना, पीछे स्वर हो, व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं। आंख बंद करके आप बताइए व्यंजन संधि है, तो हलंत आ रहा है तो व्यंजन संधि। आप देखिए मिलता जा रहा है, ए में 2 और बी में 1। अब आता है तीसरा, विसर्ग आ रहा है। प्रथम पदांत में विसर्ग लगा हुआ है, कोलन, 2 बिंदी लगी हुई है, विसर्ग लगा हुआ है। आंख बंद करके मानिए विसर्ग संधि है। तो यहां सी में चौथा हो गया। और नर प्लस ईस, यहां आप देखेंगे ए प्लस ई मिल रहा है, ए ई ए बनाता है, और हम जानते हैं ए ई ए बनाएगा तो संधि हो जाएगी गुण। सजातीय जब स्वर मिले, दीर्घ रूप में जब खिले, ये दीर्घ संधि का सूत्र। अच्छा, गुण संधि का सूत्र क्या है? ए आ आगे होना चाहिए,
पीछे ई ई उ ऊ ए हो सकता है। तो सूत्र बनता है ई ई उ ऊ री मिले ए आ पीछे सात क्रमशः ए ओ अर बने, बस इतनी सी बात। एक छोटी सी 2 लाइन याद करेंगे तो दीर्घ संधि के बाद गुण हमारी तैयार हो जाएगी। तीसरा विकल्प दे रखा है विसर्ग वाला, तो यह छोटा सा सूत्र है। विसर्ग बाद में च छ हो तो विसर्ग स्वयं आदा श शिव हो। यहां शब्द जो बनता है वो बनता है निश्चल। च और छ से पहले विसर्ग होता तो शंकर का स बनेगा, पत्थर की लकीर है अटल सत्य है, ऐसा ही होगा। हालांकि बहुत सारे शब्द गलत चल रहे हैं, हमें उन पे चर्चा नहीं करनी, लेकिन ध्यान रखिए च के से आगे विसर्ग है तो यही होगा। जैसे मनः धन चिकित्सा, मनश्चिकित्सा बनेगा, लेकिन आदतन लोग मनोचिकित्सा बोलते हैं, मनोचिकित्सक बोलते, गलत है। च है तो ये, और व्यंजन संधि है, हलंत वाला है, तो इसके अपने अपने सूत्र हैं, उसको अपन वहां देखेंगे। वर्ग से आए प्रथम वर्ण, इस तरह से इसके सूत्र होते हैं। तो यहां अपन ने देखा 6-9 में, तो ए वाला विकल्प, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3, ये वाला हमारा सही विकल्प होगा। आगे अगला प्रश्न है 47 नंबर 47। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, अमीय, प्राण और जीवन, 5 विकल्प है हमारे पास। आप ध्यान से देखेंगे, नीचे कह रहा है सही बताइए। चौथा ए सही हो, 4 है, बी 3 और 5 है, सी 1 है, डी 2 और 5 है, अनुत्तरित। यानी कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 4 नहीं है, 3 5 नहीं है, 1 नहीं है, 2। आप देखिए सबसे पहले 4 जीवन, अमृत जीवन ही होता है, अमृत वाचक ही जीवन का है। जिस चीज से जीवन धारण करते हैं वो सब अमृत के वाचक है, तो अमृत जीवन का एक तरह से पर्याय है, वो तो होगा, ये हो ही नहीं सकता, है ना। आगे बढ़ते हैं। सुधा अमृत को ही कहते हैं, पीयूष भी अमृत होता है, अमीय भी अमृत होता है, जीवन भी अमृत होता है। तो प्राण अमृत नहीं होता है, प्राण नहीं होता है, क्योंकि प्राण जीवन नहीं है, जीवन का कारक है। प्राण बताता है कि जीवन है, प्राण नहीं होना जीवन नहीं है। तो यहां विकल्प जो चुना जाएगा वो आएगा ए, अर्थात प्राण जीवन का पर्यायवाची, इसका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुधा, पीयूष, अमीय और जीवन तो अमृत है ही, तो सही विकल्प होगा ए। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, एक मुहावरा है, पानी उतरना। इसका अर्थ बताना है। 4 अर्थ 5 दे रखे हैं। एक अनुत्तरित वाला, इज्जत लेना, इज्जत जाना, इज्जत करना, इज्जत उतारना, और एक अनुत्तरित। चारों नहीं हो तो ये। गौर से देखेंगे, इज्जत ले नहीं सकते हम किसी की दे तो सकते हैं, ले नहीं सकते, क्योंकि सम्मान तो सामने वाले की निगाहों में होता है। आप किसी को मजबूर करके सम्मान नहीं ले सकते, होगा ही नहीं, उसके भाव अनुभव अलग होंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा इज्जत जाना। कई बार हमारे काम या किसी व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं, चरित्र ऐसा होता है, कोई बात हो जाती है तो तिरस्कृत हो जाता है, तो यहां सही विकल्प होगा इज्जत जाना। वो व्यक्ति नजर नहीं मिला पाएगा किसी से। इज्जत करना आत्मिक होता है, इसलिए पानी उतरने का हो ही नहीं सकता। इज्जत उतारना किसी को नीचा दिखाना है, ये उतरना वाली बात आई है तो ये आज्ञार्थक है, ये होगा नहीं। सही विकल्प होगा बी, इज्जत जाना। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 4 वाक्य हैं, एक अनुत्तरित। अगर चारों में से नहीं हो तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य चुनना है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है, गर्म कप चाय दो, मैं तुम्हारी काम करता हूं, और एक अनुत्तर। अगर चारों गलत हो तो 5वां चुना जाएगा। गौर से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे रखा है। सही उत्तर आएगा बी, दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है। अच्छा, क्यों आएगा? पहला, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ये जो मृत्युदंड है ये अपने आप में सजा ही है। एक ही चीज को अभिव्यक्त करने वाले 2 शब्दों का प्रयोग है, इसलिए ये सटीक वाक्य नहीं माना जा सकता। अच्छा, दिल्ली में कहीं, ये है ही सही। गर्म कप चाय दो, ये भी वाक्य ठीक नहीं है। कप गर्म नहीं होता है, चाय गर्म होती है, इसलिए ये गलत है। मैं तुम्हारी काम करता हूं, यहां
सर्वनाम का गलत प्रयोग है, इसलिए मैं तुम्हारा काम करता हूँ होना चाहिए। तो एक ACOD हो नहीं सकता, अनुत्थित वैसे ही नहीं है, तो सही विकल्प होगा हमारा पास दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है। अगर आगे एक मुहावरा, लोकोक्ति नहीं है, ये मुहावरा है, गलत यहाँ लिखा हुआ है। जिसके अंत में ना लगा होता है ना, वो मुहावरा होता है। जिसके अंत में ना लगा है वो मुहावरा है। नो पहचान होती है लोकोक्ति और मुहावरे की, नो अंतर होते हैं इनमें। तो ठीक है, शायद पेपर में लोकोक्ति लिखा होगा, मेरे द्वारा लिखा गया, या हो सकता है वहाँ सही हो, एक बार देखिए, लेकिन है ये मुहावरा। आग लगने पर कुआं खोदना, क्या अर्थ है इसका? विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, या व्यर्थ भागदौड़ करना, तसल्ली से कोई काम करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। या हम देखते हैं सही उत्तर आएगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, क्योंकि पहला इसलिए नहीं हुआ, निराकरण तो तब करेंगे जब आपके पास साधन उपलब्ध हों, आप पूर्व तैयारी के खड़े हो तो करेंगे ना, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, व्यर्थ की भागदौड़ से कोई मतलब ही नहीं है, तो दौड़ धूप वाली बात हो गई। तसल्ली से कोई काम करना, ये हो नहीं सकता। सही विकल्प होगा तुरंत आग लगने के बाद कुआं खोद रहे, यानी अब क्या करें, ये स्थिति है तो कुछ नहीं हो सकता, समाधान खोजने का प्रयास ये है कुआं खोदना। तो सही विकल्प ये। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, प्रश्न संख्या 8। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 1, 2 संधि का प्रकरण है। यहां शब्द नहीं देकर वर्णों पर और ध्वनियों पर दिया है। ए आ, बी, ए ई, सी, ई, उ, डी, ओ, ए। इधर दिया है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि, यण। आपको क्रम जोड़ना है कौन सी किससे है, और फिर नीचे से जो विकल्प है इनमें से सही उत्तर चुनना है। ए और आ आप जानते हैं दोनों सजातीय हैं, समान है, तो समान जब होते हैं तो दीर्घ होता है। सजातीय स्वर 4 हैं हमारे हिंदी में, ए आ, ई उ री री, दोनों री, छोटा और बड़ा, ये संधि में यूज होता है और कहीं हमारे यहाँ काम नहीं आता। तो चारों आपस में जब मिलते हैं तो हमें पता है ए आ एक ही परिवार के हैं, जब एक परिवार के मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, बड़े। ए और ई है, यहां विजातीय मिल रहे हैं एक निश्चित क्रम में, तो ये गुण संधि की स्थिति है। अभी पहले भी मैंने कहा कि ए आ के साथ अगर ई उ री मिलता है तो गुण होता है। ई और उ है, ई के बाद उ, तो ये स्थिति है यण संधि की। यण संधि कहती है ई के बाद दूसरा स्वर आए, उ के बाद दूसरा स्वर आए, या री के बाद दूसरा आए तो यण होती है। ई उ री मिले, ए आ पीछे साथ, क्रमशः यह वह रह बने, बस इतनी सी बात। यानी इतना आसान, यूं ही याद हो जाए। कभी विस्तार से हम देखेंगे। ओ के बाद ए आएगा तो अयादि संधि, क्योंकि हमने देखा है ऊपर 4 स्वर आगे, ये इधर आगे, ये इधर आगे, बचे दो, ओ और औ बच गया, एक जोड़ा ऐ का बच गया, ए और ऐ का, 4 बच गए। तो हमें पता है ओ के बाद कोई भिन्न आएगा, औ के बाद कोई भिन्न आएगा, ए के बाद कोई भिन्न आएगा और ऐ के बाद कोई भिन्न आएगा, तो वहां अयादि होती है। सूत्र होता है ए ऐ ओ औ बाद में स्वर आवे कोई और, ऐ आय अव आव हो, परिवर्तन की ठोर। तो यहां हम इस क्रम में देखते हैं तो सही विकल्प जो चुना जाता है वो चुना जाता है 2 1 4 3। यहां अपन ने देखा डी आ रहा है 2 1 4 3, तो सही क्रम यह है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, मैं दूध पीकर सोता हूं, कौन सी क्रिया है? क्रिया संबंधी प्रश्न है। हमेशा क्रिया के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, अगर सकर्मक अकर्मक के ही विकल्प हैं, सकर्मक अकर्मक, अकर्मक सकर्मक, केवल अकर्मक और केवल सकर्मक, तो आप उनमें से चुनिए। इनके अलावा अगर अन्य विकल्प आते हैं तो फिर सकर्मक अकर्मक का विकल्प सबसे अंतिम चला जाता है, पीछे, पहले प्रधानता वो होगी। तो ये कह रहा है पीकर, यहां ध्यान दीजिए
एक क्रिया पीना है, एक क्रिया सोना है, बीच में कर लगा हुआ है। जब किन्हीं दो क्रियाओं के बीच में कर या करके जुड़ा होता है, कर या करके जुड़ा होता है, तो वहां पर दो क्रियाएं हो गई, एक पहले और एक बाद में, तो यहां हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया पिया फिर सोया, जब तक पहली क्रिया पूरी नहीं हुई तब तक दूसरी आरंभ नहीं हुई, इसलिए यहां पूर्वकालिक और परकालिक की स्थिति है। अच्छा, यहां ध्यान रखिए, कर और करके में भी एक खास छोटी सी बात है, तकनीकी वाली, शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में आती है। कर शब्द हमेशा क्रिया में जुड़कर आएगा। देखो, पी कर, और करके जब आता है, बच्चा या चोर उठ करके भागा, तो करके जब आएगा तो क्रिया अलग आएगी, करके अलग आएगा। कर तो जुड़कर आएगा, करके अलग आता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहां सही विकल्प होगा ये। नाम धातु हो नहीं सकती, क्योंकि जो संज्ञा से बनती है वो होती है नाम धातु क्रियाएं, जैसे लतियाना, बतियाना, ठंडाना, है ना। अच्छा, द्विकर्मक, जहां दो कर्म होते हैं, यहां कर्म दो नहीं, क्रियाएं दो है। दो कर्म तो वहां होते हैं जहां एक करता है क्रिया का प्रभाव दो जगह पड़े। अकर्मक बिना कर्म वाली अनुत्तरित है नहीं, तो सही विकल्प हमारे पास आएगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है सूचियों का मिलान, सूची 1 और सूची 2। एक में वही 4 विकल्प, इधर 4 विकल्प, आपको परस्पर सुमेलित करना है। असुर, आग, अश्व और अतिथि, 4 विकल्प दे रखे, अनल, दानव, पाहुन और तुरंग। नीचे विकल्पों में से सही क्रम में आपको चुनना है कि कौन किससे मेल कर रहा है। असुर, असुर होता है दानव। आग अनल को ही कहते हैं, अश्व तुरंग को कहते हैं, और अतिथि पाहुन होते हैं। चारों का चारों सम्मिलित किया तो हमने देखा 2, 1, 4, 3 का क्रम बनता है, तो बनता है विकल्प डी। असुर दानव एक ही बाहर से, हालांकि भीतर अंतर है, कभी इस पर विस्तार से प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। कश्यप ऋषि की संतानें हैं, दिति और अदिति से जन्मे हैं, 8 संतानों का क्रम रहा है, और दिति से जन्मे हुए दैत्य कहलाए। दैत्यों की ही अंदर भाग करते हैं, प्रकार करते हैं, तो असुर और दानव निकलते हैं, पिशाच वगैरह होते हैं। अदिति से हुए वो आदित्य कहलाए। 8 अंतिम आदित्य मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्य को प्रसन्न होना चाहिए यहाँ पर चारों क्रम। तो सही विकल्प हमारे पास रहा डी। अगला प्रश्न है सुमेलित वाला ही, 2 सूचियां आपको मेल करना है, संधि का प्रकरण है। सूची 1, सूची 2। ए पितृ ऋण, बी गंगा ऊर्मी, सी परम औषध, और डी मधु आलय। यहां ध्यान दे एक छोटी सी बात का, औषध शब्द जो है ये अशुद्ध है। सही शब्द औषध में मात्रा 1 ही आती है। हालांकि अधिक संख्य किताबों में औषध भी डबल छपा है, औषधि भी डबल छपा है, लेकिन गलत है। पेपर में भी छपा है, गलत है। सही शब्द औषध होता है। जैसे अभी पहले भी चर्चा आई थी, मैंने कहा था सही शब्द नौकर होता है, नौकर नहीं। ऐसे ही औषध होता है, औषध नहीं, सही शब्द। तो ये ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि जब संधि करते हैं तो वहां आपको बड़ी दिक्कत आती है। कभी भी न करें, औषधि शब्द बनता है तो वो अपवाद में संधि से बनता है, नौकर से नौकरी बनता है तो अपवाद में संधि से बनता है, उसका एक क्रम होता है, जिसको हम कभी कालांतर में देखेंगे। तो ये तो थी शुद्धि वाली बात। फिलहाल हम आगे चलते हैं। इधर 4 विकल्प दिए हैं, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है और यण संधि है। आप देखते हैं पितृ ऋण, यहां री और री मिल रहा है समान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सजातीय 4 जोड़े, आ ई उ री री। यहां भी री, यहां भी री, ये भी री की मात्रा है, अर्थात यहां भी री आ रहा है और यहां भी री आ रहा है। री और री मिलेगा तो बड़ा वाला री बनता है, और जब समान स्वर मिलते हैं तो वहां संधि होती है दीर्घ। 3 यानी पितृ ऋण ए का मेल 3 नंबर से होगा।
अच्छा, गंगा उर्मी, यहां आ रहा है, यहां ऊ आ रहा है, आ में ऊ, हमें पता है ए आ में जब ई मिलता है, ए आ में ऊ मिलता है, ए आ में री मिलता है तो ए ओ अर बनता है। यहां आ में ऊ मिलता है तो ओ बनेगा, यहां संधि हो गई गुण। नीचे भी देखते जाइए, ए में 3, बी में 2। परम औषध, यहां आ रहा है ए और ओ, अभी देखा ए आ में ए आई मिले, ए नक का ए नाक, ए आ में ओ मिले, औरत का औपाक, ए ओ मिल रहा है, बड़ा बनेगा, तो यहां संधि हो गई बढ़कर वृद्धि, स्वर बढ़ रहा है। और फिर मधु प्लस आलय, ऊ के बाद आ रहा है, यहां संधि हो गई यण, अपने आप बच रहा है। विकल्प देखिए, क्रम आ रहा है 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी डी सही है। यहां यण है, आपको पता है ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो वहां यह बनता है, ऊ के बाद भिन्न आता है तो वह बनता है, री के बाद भिन्न आता है तो र बनता है। आपने देखा होगा यण संधि, ई ऊ री मिले, ए आ पीछे 7, क्रमशः यह व र बने, बस इतनी सी बात। तो सही क्रम होगा डी। प्रश्न है 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भेद अनेकार्थी नहीं है, अर्थात भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है, यानी वो विकल्प छांटो जिसका अर्थ भेद से नहीं मिलता। आप देखेंगे तो यहां प्रकार, रहस्य, अंतर एक ही बात है, काम शब्द जो है वो भेद से नहीं मिलता है, इसलिए बी विकल्प आएगा। क्योंकि भेद का अर्थ हर कार्य, कई बार हम कहते हैं इसके 2 भेद हैं तो इसके 2 प्रकार हैं, कई बार हम कहते हैं है ना इन दोनों में भेद है यानी अंतर है, रहस्य भेद की बात है ना, इस बात में बड़ा भेद है, इस प्रकरण में बड़ा भेद है, इस कथा में बड़ा भेद है, तो वो रहस्य भी होता है, काम नहीं होता है, तो सही विकल्प आएगा बी। अगले क्रम में 36 नंबर का प्रश्न है 36, परि और भ्रमण को मिलाने से सही शब्द क्या बनता है। आपको ध्यान है, जब 2 शब्द मिलते हैं उनके मिलने से अगर उनमें परिवर्तन हो जाता है तो संधि का प्रकरण या समास का प्रकरण बनता है, और नहीं होता है तो सीधा हम उपसर्ग प्रत्यय में देखते हैं। संधि में भी उपसर्ग प्रत्यय समास हो सकते हैं, ये ध्यान रखने की बातें, ये गहराई से आगे हम कभी देखेंगे। परि उपसर्ग और भ्रमण मूल शब्द है, दोनों को जुड़कर क्या बनेगा, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। परिभ्रमण, कोई संधि का परिवर्तन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे शब्द जुड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे, तो शब्द बनेगा परिभ्रमण, जैसा है वैसे का वैसे, तो विकल्प नंबर 3 बन रहा है सीधा सीधा। परिभ्रमण हो नहीं सकता क्योंकि परि में जब मात्रा छोटी है तो छोटी रहेगी, बड़ी तो हो ही नहीं सकती, बड़ी तब होती जब संधि होती, संधि है ही नहीं। अच्छा, प्रभ्रमण, प्रभ्रमण ये हो ही नहीं सकता, प्रभ्रमण शब्द गलत है। प्रतिभ्रमण, परि है, या प्रति कैसे आएगा, या ही नहीं सकता है ना, तो सही शब्द हो गया हमारा परिभ्रमण। ऐसे कैसे, ये कह रहा है सही बताइए, तो आपको पता है 1 गलत है 2 गलत है, तो यहां आप देखेंगे 3 सही है 4 गलत है, तो केवल 3 सही है, तो एक विकल्प हमारा आएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, 48 नंबर का प्रश्न, अमूल्य के लिए सही। आगे जो है ये थोड़ी डाउट वाली चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास बच्चे ने जब प्रश्न भेजा तो यहां वो तिरछा आया था, तो मैं इतना ही पढ़ पाया, आगे मैंने देख नहीं सका क्या लिखा है। फिर भी मुझे लगता है ये कह रहा है अमूल्य शब्द जो है इसको अर्थ, इसके अर्थ को या निकार्थी है या नहीं पता नहीं वहां पर, लेकिन इतना है लिए तक सही है। अमूल्य का अर्थ बताना है आपको, तो कुल मिलाकर कौन सा विकल्प अमूल्य को प्रकट कर रहा है, तो ऊपर आप मिला लीजिएगा। सही विकल्प अगर यही है तो ये आएगा अमूल्य। ए उपसर्ग लग रहा है, ए नहीं के अर्थ में आता है, जो मूल्यवान है, जब नहीं आ रहा है तो मूल्यवान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अमूल्य, मूल्यहीन, हीन का मतलब तो रहित होता है, रहित नहीं, मूल्य रहित नहीं है, निःशुल्क थोड़ी है, मुफ्त में थोड़ी है, इसलिए ये भी नहीं है। अब ये कह रहा है जिसका मूल्य हो, ये कह रहा है नहीं लग रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो एक बच गया, जिसका मूल्य आंका न जा सके, है ना। अमूल्य, कितना भी मूल्य लगाओ अगला
तैयारी नहीं हो रहा है, अर्थात है ही नहीं, कीमत ही नहीं लगा सकते, है ना। तो सही विकल्प आएगा डी। अगला विकल्प प्रश्न है, भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? प्रत्यय का प्रकरण है। कृदंत और तद्धित दो प्रत्यय के प्रकार होते हैं। कृदंत का तात्पर्य क्रिया से है, तद्धित का तात्पर्य शब्द से है। कौन सा? क्रिया से भिन्न। आपको बताना है भाववाचक, क्योंकि कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं, तद्धित के 6 प्रकार हैं। इन मुख्य 5 प्रकारों में से भाववाचक एक प्रकार होता है। भाववाचक का मतलब हो गया जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, है ना, और अनुभव कर सकते हैं। जिसे छू नहीं सकते, अस्पर्शी हो और अनुभव हो, हम किसी को बता न सके, वो भाव होते हैं। संज्ञा में ही प्रकरण आता है, आपने पढ़ा होगा और कभी हम विस्तार से देखेंगे। ये कह रहा है पांचों में से आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो हम गौर से करते हैं, करनी, लुभावना, थकावट, पढ़ना, अनुत्तरित अगर 4 नहीं होते तो। यहां गौर से देखते हैं तो सही विकल्प आएगा थकावट। थकना क्रिया से बना है, इसलिए भाववाचक ये आएगा। करनी और पढ़ना नहीं हो सकता, क्योंकि ये जहां ना लगा होता है शब्द के अंदर प्रत्यय के रूप में, वो कर्मवाचक होता है। अच्छा, करनी है, काम के करने के संबंध में आ रहा है तो कर्म में जाएगा। लुभावना जो है ये लुभाना क्रिया है, लोभ क्रिया है मुख्यतः। तो सही विकल्प हमारा जो होता है वो होता है थकावट। इस प्रकार हमारे पास जो प्रश्न आए, मुझे लग रहा है ये 24 प्रश्न है, एक प्रश्न मिस हो रहा है, 25 विकल्प आए होंगे। तो अपने अपने स्कोर को आप देखिएगा, जितना समय और व्यवस्था बनी उतने मैंने करने का प्रयास किया है। आगे और कोई प्रश्न होते हैं, पेपर आएंगे तो और अच्छा और सुकून से थोड़ी समय लेकर थोड़ा और गहराई में जाकर हम प्रश्नों के विकल्प आपके सामने रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।